हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ फॉरेंसिक साइंस। टोटल 7 प्रिंसिपल्स हैं हमारे, दैट आर लॉ ऑफ इंडिविजुअलिटी, प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज, लॉ ऑफ प्रोग्रेसिव चेंज, प्रिंसिपल ऑफ कंपैरिजन, प्रिंसिपल ऑफ एनालिसिस, लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड द लास्ट फैक्ट्स डू नॉट लाई। इसको आप लॉ ऑफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस भी कहते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं अपने पहले लॉ से, दैट इज़ योर लॉ ऑफ इंडिविजुअलिटी। इट स्टेट्स दैट एवरी ऑब्जेक्ट, नेचुरल और मैन मेड, हैज़ एन इंडिविजुअलिटी विच इज़ नॉट डुप्लीकेटेड इन एनी अदर ऑब्जेक्ट. इट इज़ यूनिक. नीदर द नेचर हैज़ डुप्लीकेटेड इटसेल्फ नॉर मैन कैन. मतलब कि हर एक ऑब्जेक्ट, चाहे वो नेचुरल हो या फिर मैन मेड हो, सबकी अपनी एक इंडिविजुअलिटी होती है. कोई भी दो ऑब्जेक्ट सेम नहीं हो सकते. कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हर ऑब्जेक्ट्स के बीच में रहते हैं. ना तो हमारा नेचर अपने आप को डुप्लीकेट करता है और ना ही इंसान कर सकता है. फॉर एग्जांपल फिंगरप्रिंट्स, किसी भी दो इंडिविजुअल्स के फिंगरप्रिंट्स सेम नहीं होते. नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज. इट स्टेट्स दैट whenever two entities come in contact, there is an exchange of traces mutually. फ्रेंच साइंटिस्ट थे हमारे एडमंड लोकार्ड. उन्होंने ये प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस किया था जिसे हम कहते हैं लोकार्ड्स प्रिंसिपल. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, जब भी क्रिमिनल या फिर उसके इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्राइम विक्टिम या फिर उनकी सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स के साथ कॉन्टैक्ट में आते हैं, तो या तो वो वहाँ पे ट्रेसेस अपने छोड़ जाते हैं या फिर वो क्राइम सीन से ट्रेसेस पिकअप कर लेते हैं. दैट इज़ वाई इट इज़ एक्सचेंज ऑफ ट्रेसेस म्यूचुअली. थर्ड इज लॉ ऑफ प्रोग्रेसिव चेंज. इट स्टेट्स दैट everything changes with the passage of time. In other words, nothing is permanent or invariable. The rate of change varies tremendously with objects. क्या मतलब हुआ कि हर एक चीज़ जो होती है वो टाइम के साथ अपनी प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस ले आती है. कोई भी चीज़ ऐसा नहीं होता कि कितना ही टाइम हो जाए और वो सेम की सेम रहे. जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारे बायोलॉजिकल फ्लूइड्स है या फिर और एविडेंसेस हमें क्राइम सीन पे मिलते हैं, तो सबकी डिग्रेड करने की प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होती है. मतलब हर ऑब्जेक्ट अलग अलग तरह से बिहेव करता है टाइम के साथ. जैसे हमारे जो बायोलॉजिकल फ्लूइड्स हैं वो जल्दी डिग्रेड होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर एविडेंसेस जो हमें क्राइम सीन पे मिल रहे हैं. इसीलिए ये लिखा है मैंने यहाँ पे, द रेट ऑफ चेंज वेरीज ट्रिमेंडसली विद ऑब्जेक्ट्स. ओके, so next is principle of comparison. It states that only the likes can be compared if emphasizes the necessity of providing like samples and specimens for comparison with the question sample. ये थोड़ा सा confusing लगेगा शायद आपको. जो मेन चीज़ है इसमें, यहाँ पे जो हमारे स्पेसिमेंट्स हैं और क्वेश्चन सैम्पल हैं. स्पेसिमेंट्स होते हैं जो हमारे स्टैंडर्ड सैम्पल्स होते हैं जिनके साथ हम कंपैरिजन करते हैं. क्वेश्चन सैम्पल होता है जो चीज़ हमें टेस्ट करनी है, जो इन क्वेश्चन है अभी. तो ये प्रिंसिपल यही कहता है कि लाइक्स कैन बी कंपेयर्ड विद लाइक्स. मतलब अगर आपको फॉर एग्जांपल ब्लड सैंपल मिलता है कहीं, तो आप लैब में लाके उसे ह्यूमन ब्लड, एनिमल ब्लड, इनके साथ ही कंपेयर करोगे. ऐसा तो नहीं है कि ब्लड सैंपल को यूरिन के साथ कंपेयर कर रहे हो. अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रिंसिपल पे, दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ एनालिसिस. इट स्टेट्स दैट the analysis can be no better than the sample analyzed. Improper sampling and contamination render the best analysis useless. The principle emphasizes the necessity of correct sampling and packaging for the effective use of experts. क्या मतलब हुआ इसका कि क्वालिटी ऑफ एविडेंस को प्रायोरिटी देनी चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम कोई भी टैम्पर्ड एविडेंस उठा रहे हैं, क्योंकि अगर हमारा एविडेंस ही टैम्पर्ड है तो उसे लैब में लेके आने का कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज जो एनालिसिस होगी फिर उसका कोई मतलब बनता ही नहीं है क्योंकि हमारा एविडेंस ही ख़राब है. दूसरा, चेन ऑफ कस्टडी भी हमेशा मेंटेन होनी चाहिए. एक बार चेन ऑफ कस्टडी टूट गई तो हमारा एविडेंस कोर्ट में एडमिसिबल ही नहीं होगा. तीसरा, जो भी हमारे एक्सपर्ट्स हैं जो एनालाइज कर रहे हैं एविडेंसेस, उनकी एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए उस डिपार्टमेंट में. ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई टॉक्सिकोलॉजी डिपार्टमेंट वाला बैलिस्टिक्स की चीज़ें एनालाइज कर रहा है, तो कोई मतलब नहीं बनता उनका. ओके, कमिंग बैक टू आवर नेक्स्ट प्रिंसिपल जो कि है लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी. इट स्टेट्स दैट ऑल आइडेंटिफिकेशंस, डेफिनेट और इनडेफिनेट, आर मेड कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी. Probability determines the chances of occurrence of a particular event in a particular way out of a number of ways in which the event can take place or fail to take place with equal facility.
क्या मतलब हुआ इसका? जैसे मतलब हमारे पास, हम किसी क्राइम सीन पे जा रहे हैं फॉर एग्जांपल, वहाँ पे हमें दिख रहा है कि विक्टिम के ऊपर जो उसकी इंजरीज़ हैं वो ऐसा लग रहा है किसी शार्प ऑब्जेक्ट से हैं। तो हम क्राइम सीन पे प्रोबेबिलिटी क्या है हमारी कि हम किसी शार्प ऑब्जेक्ट को देखेंगे जो कि हमारा एक वेपन हो सकता है। अगर हमें वहाँ पे एक ब्लड से मतलब एक नाइफ़ मिला है जिसके ऊपर ब्लड लगा हुआ है, तो प्रोबेबिलिटी क्या है हमारी कि वही वेपन हो सकता है जिससे विक्टिम को इंजर किया गया हुआ है। तो हम बहुत सारे चांसेस में से बहुत ही ज़्यादा कट शॉर्ट कर लेते हैं, जिससे हमारी एनर्जी और टाइम सेव होता है। तो लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है क्राइम सीन पे। Here comes the last principle, that is law of circumstantial evidences. Facts do not lie, but man can and do. This reflects the importance of circumstantial evidences and oral evidences. The testimony of witness can be modified by external influence, suggestions, descriptions, and opinions of others and rationalization. For example, आप क्राइम सीन पे अगर आपके फिंगरप्रिंट्स मिले हैं, आपके फुटप्रिंट्स मिले हैं, तो वो ये फैक्ट्स हैं कि आप क्राइम सीन पे प्रेजेंट थे। आप चाहे कितने भी डॉक्यूमेंट्स दिखा लो कि मैं यहाँ पे नहीं था या फिर मैं इस टाइम पे यहाँ पे प्रेजेंट था, तो ये सब नहीं एक्सेप्टेबल है, बिकॉज फैक्ट ये है कि क्राइम सीन पे आपकी प्रेजेंस का सबूत है। तो फैक्ट्स डू नॉट लाई, बट मैन कैन एंड मैन डू. By this, it ends our topic, that is principles of forensic science. Thank you for watching.